पुनर्जागरण के कारणों में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के बारे में तो हमने चर्चा की थी। इसके अलावा आप देखें कि जो 100 साल या उससे अधिक समय अंग्रेजों को भारत में अपनी जड़ें जमाने में लगा, उसके परिणाम ये हुए कि पूरे भारत में एक राजनीतिक सत्ता स्थापित कर दी गई। और ये बहुत वर्षों बाद भारत में देखने को मिला कि एक विदेशी शक्ति के अधीन भारत ने एक राजनीतिक एकता प्राप्त की। ये राजनीतिक एकता बाध्यता से लाई गई, जबरन लाई गई, सारे क्षेत्रीय राज्यों को समाप्त करके। लेकिन इसके पॉजिटिव इंपैक्ट ये पड़े कि पूरा भारत एक राजनीतिक सूत्र में पिरो दिया गया। और जो है इससे आप देखें कि इस राजनीतिक एकता के बहुत सारे फायदे थे। पूरे भारत में अंग्रेजों ने रेलवे लाइन बिछाई। अब रेलवे ट्रैक बिछाने से राष्ट्रीय एकता मजबूत होती है। आप एक प्रांत से दूसरे प्रांत तुरंत पहुंच सकते हैं, वहां की खबरें आपको मिल रही है, वहां की सूचनाएं मिल रही है। एक देश को एक सूत्र में पिरोने में रेलवे का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसी प्रकार पक्की सड़कों का निर्माण हुआ जो परिवहन के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। पोस्ट ऑफिस बनाए गए। यद्यपि ये सब जो काम किए गए अंग्रेजों के द्वारा, ये अंग्रेजी शासन को भारत में मजबूत बनाए रखने के लिए था। क्योंकि यदि केरल में कोई विद्रोह हो रहा है या तमिलनाडु में कोई अशांति हो रही है तो दिल्ली में बैठे हुए अंग्रेजों को, कलकत्ता में बैठे हुए अंग्रेजों को उसको पता नहीं लगता था। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी सेनाओं को पहुंचाने के लिए छावनियां बनाई, सड़कें बनाई, रेलवे, व्यापार के लिए रेलवे बनाया गया। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि अंग्रेज भारत में व्यापार के लिए आए थे और कच्चे माल को बंदरगाह तक लाने के लिए उनको रेलवे और सड़कों की आवश्यकता थी। तो तेजी से ये काम उन्होंने यहाँ पर किया। उसका नतीजा ये हुआ कि भारत में एक जाल बिछ गया और एक राजनीतिक एकता जो है स्थापित हुई। इसी प्रकार आप देखें कि पोस्ट ऑफिस और टेलीग्राम शुरू किए गए, टेलीफोन की शुरुआत हुई कि सबसे द्रुत गति से समाचार टेलीफोन से ही प्राप्त होते थे। तो अंग्रेजों ने पूरे भारत में टेलीफोन की जाल बिछाए, पोस्ट ऑफिस बनाए जो आज भी बने हुए। दूर दराज के इलाकों से सूचनाएं पत्र के द्वारा पहुंचाने के लिए डाक विभाग की स्थापना की गई। और जो है औद्योगिक क्षेत्र में बड़े कारखाने लगाए गए। तो ये जो है एक परिवर्तन बड़े क्रांतिकारी हुए। इससे भारत में राजनीतिक एकता स्थापित हुई। और अंग्रेजों के भारत में आगमन के साथ ही एक और चीज शुरू हुई जो मध्यकाल में इस्लाम के आगमन के साथ शुरू हुई थी। करीब करीब वैसे ही ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। अंग्रेज दो मकसद से भारत में आए थे, एक तो व्यापार करना और दूसरा ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो ईसाई धर्म जो है सरकारी नौकरियों के आकर्षण से और कुछ लालच से ईसाई पादरियों ने जो भारतीय कुरीतियों को उजागर किया कि किस प्रकार से यहाँ पर छुआछूत की जाती है, किस प्रकार से समाज में भेदभाव है, किस प्रकार से मंदिरों में प्रवेश निम्न तबके का उसमें मना है कि मंदिर प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। तो जो ये इस तरह की जो धार्मिक कुरीतियां थी, सामाजिक कुरीतियां थी, उसके कारण सरकारी नौकरियों के लालच के कारण, कुछ धन के लालच के कारण जो है बहुत से लोगों को, विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में गरीब लोगों को प्रलोभन देकर ईसाई मिशनरियों ने धर्म उनका परिवर्तन शुरू कर दिया। तो ऐसा लगता था कि चारों तरफ जो है, वैसे तो मैंने आपको भी बताया कि राष्ट्रीय एकता स्थापित हो रही है। राष्ट्रीय एकता स्थापित अंग्रेज करना नहीं चाहते थे। वो तो एक उनके जो कारनामे थे कि उन्होंने जो कार्य किए, रेलवे का, पोस्ट ऑफिस का, सेना का, सीमाओं का, टेलीग्राम का, इन सब चीजों से राष्ट्रीय एकता की स्थापना
आसानी से हुई। ये यूं कहिए कि वो उसका एक अनदर इफेक्ट था। मतलब सीधा वो ये नहीं चाहते थे कि भारत में राष्ट्रीय एकता स्थापित हो जाए, एक मजबूत राष्ट्र के रूप में भारत उभर जाए, या यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो जाए, या सामाजिक धार्मिक आंदोलन शुरू हो जाए। इनका मकसद वो नहीं था। मकसद उनका दूसरा था, व्यापार था, नियंत्रण रखना था भारतीय साम्राज्य पे। लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि ये राष्ट्रीय एकता के रूप में परिवर्तित हो गया। तो इधर ईसाई मिशनरियों का प्रभाव जो है वो भी पड़ रहा है, तो पश्चिम से हम प्रभावित भी हो रहे हैं। तो इन सब बातों से भारत में जो है सामाजिक धार्मिक आंदोलन यहाँ पर शुरू होते हैं, जो इंग्लिश इम्पैक्ट था। और उसका उद्देश्य भी यही था कि वो अंग्रेजी इम्पैक्ट से कैसे हिंदू संस्कृति की, हिंदू समाज की रक्षा कर सके। उसमें जो हीन भावना आ गई है गुलामी के कारण, क्योंकि आप देखिए कि अंग्रेजों का शासन भारत के लिए एक अभिशाप था कि यहाँ पर जबरदस्त आर्थिक शोषण हुआ, भारत में गरीबी बढ़ गई, और अंग्रेजों ने धार्मिक विभेद, जो जिसको रंग भेद था, उसकी पॉलिसियां यहाँ पर लागू की। भारतीयों के लिए ऊंची नौकरियों के द्वार बंद थे, सेना में भी अधिक से अधिक ऊंचा पद उनको सूबेदार से ऊपर वो बन नहीं पाते थे, सारे अफसर उनके अंग्रेजी होते थे। तो इस तरह की भेदभावपूर्ण नीतियां थी जिनको भारतीय अब देखने लगे, समझने लगे। तो इस कारण से जो गुलामी का 100 वर्षों से भी अधिक का समय भारत में हो गया, तो हीन भावना, जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो भारतीयों में घर कर गया। उसको बदलने के लिए, भारतीयों में आत्मविश्वास पुनः लाने के लिए धार्मिक सामाजिक आंदोलन भारत में शुरू हुआ। और इस आंदोलन के जो प्रवर्तक थे, जिन्होंने इस आंदोलन को चलाया, वो सभी भारतीय संस्कृति में अटूट आस्था रखने वाले थे। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का कतई विरोध नहीं किया, और उन्होंने इसको आवश्यक भी बताया, बल्कि वो खुद भी उससे ही प्रेरित होकर ये आंदोलन चला रहे थे। तो ये संक्षेप में हमने बात करी कि क्या पृष्ठभूमि थी जो आधुनिक काल में सामाजिक धार्मिक आंदोलन जो शुरू हुए, उसके क्या कारण थे, अंग्रेज उसको किस प्रकार प्रभावित कर रहे थे, और भारतीयों की क्या स्थिति थी जिसके कारण जो है ये आंदोलन शुरू हुआ। अब इसमें कौन कौन लोग थे प्रवर्तक, जिन्होंने नए धर्म, नए समाज स्थापित किए, धर्म और समाज के बारे में उनके क्या विचार थे, और क्या परिवर्तन वो समाज और धर्म में लाना चाहते थे, और अपने समाज और धर्म को इंफीरियरिटी से बाहर निकालने के लिए उन्होंने क्या प्रयास किए, वो हम अलग से एक एक बिंदुवाइज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो नाम आता है वो ब्रह्म समाज का है, जिसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, जो कि पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम राजा राम मोहन राय और उनके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज के बारे में जानेंगे। थैंक यू।